सोचिए एक व्यापारिक कंपनी इतनी शक्तिशाली हो जाए कि वो एक देश चलाने लगे, जमीनें हड़प रही हैं, युद्ध लड़ रही हैं और अपने कर्मचारियों को इतना अमीर बना रही हैं कि वो वापस अपने देश जाकर सरकारें तक हिला सकते हैं। तो फिर कोई सरकार उस पर लगाम कैसे लगाती है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। आज भी हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां वो देशों से ज्यादा ताकतवर हो गई हैं। सत्ता और पैसे का ये टकराव ये तो हमेशा से रहा है। बिल्कुल। और आज हम एक ऐसे ही ऐतिहासिक मोड़ की पड़ताल करने जा रहे हैं जब ब्रिटिश सरकार ने अपनी ही एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की लगाम कसने की पहली, कह सकते हैं, बड़ी कोशिश की। हाँ। आज का हमारा विषय है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस कानून के हर पहलू को बहुत ही साफ तरीके से समझाते हैं। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कुछ नियमों का दस्तावेज नहीं था, ये एक इरादे की घोषणा थी। ब्रिटिश संसद दुनिया को और शायद खुद को भी ये बता रही थी कि भारत में अब लूट का खुला खेल नहीं चलेगा, अब नियम होंगे। खेल के नियम बदल रहे थे। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे इस एक अधिनियम ने भारत में एक सेंट्रलाइज्ड अंग्रेजी शासन की नींव रखी और सत्ता के समीकरण को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इस कहानी को गहराई से समझते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे बुनियादी बदलाव से। इस एक्ट ने, जैसा कि आपने कहा, कंपनी की पहचान ही बदल दी। ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी, वो जो जहाज़ों, मसालों, सिक्कों वाली पहचान थी वो बदल रही थी। हाँ, वो बदल रही थी। ये एक्ट उसे एक गवर्निंग बॉडी, एक शासक संस्था बना रहा था, जिसका प्रतीक अब शाही मोहर और स्तंभ बन गए थे। ये सिर्फ एक कागजी बदलाव नहीं था। नहीं, ये तो पूरी सोच बदलने वाली बात थी। बिल्कुल। और यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि ये पहले बार था जब ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक तौर पर कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कामों को माना। अच्छा। इससे पहले तो कंपनी कागज पर तो सिर्फ व्यापार कर रही थी। हाँ। लेकिन हकीकत में वो नवाबों को बना और बिगाड़ रही थी, युद्ध लड़ रही थी। हाँ, सब कुछ कर रही थी। सब कुछ। तो इस एक्ट ने उस दिखावे का पर्दा गिरा दिया। अब ये साफ था कि कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं, शासक भी है। जो काम वो पर्दे के पीछे कर रहे थे, अब उस पर एक तरह से कानूनी मोहर लग गई। हाँ। और अगर सरकार किसी चीज को कानूनी मान्यता देती है तो जाहिर है वो उसे नियंत्रित भी करना चाहेगी। एकदम सही। और यहीं से संसद के बढ़ते नियंत्रण की बात शुरू होती है। इस एक्ट के जरिए ब्रिटिश संसद ने अपनी संप्रभुता का दावा किया। उसने कहा कि कंपनी भारत में जो भी कर रही है उसकी अंतिम जिम्मेदारी हमारी है। और ये नियंत्रण लागू कैसे होता? उन्होंने कंपनी के लिए ये जरूरी कर दिया कि वो 3 खास मामलों की सारी जानकारी सीधी ब्रिटिश सरकार को दे। वो 3 मामले कौन से थे और क्या उनमें से कोई एक ज्यादा जरूरी था? वो 3 डोमेन थे: नागरिक मामले यानी सिविल अफेयर्स, सैन्य मामले मिलिट्री अफेयर्स, और सबसे जरूरी राजस्व मामले यानी रेवेन्यू अफेयर्स। राजस्व, पैसा। हाँ, पैसा। देखिए, नागरिक और सैन्य मामले तो कंपनी किसी न किसी रूप में संभाल ही रही थी, बस अब उसकी रिपोर्टिंग होनी थी। असली खेल तो राजस्व में था। टैक्स वसूलने का अधिकार, यही तो सत्ता की असली चाबी है। अच्छा, तो सरकार ने सीधे पैसे की नब्ज पर हाथ रख दिया। बिल्कुल। संसद ने कंपनी से कहा, आप कितना पैसा कमा रहे हैं, कहां से कमा रहे हैं और कैसे खर्च कर रहे हैं, इसका पूरा हिसाब हमें चाहिए। और ये हिसाब देगा कौन? कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये जो लंदन में बैठते थे। हाँ, जो लंदन से सब कुछ चलाते थे। समझिए, कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर्स का ग्रुप। पहले वो सिर्फ अपने मुनाफे के बारे में सोचते थे, पर अब एक्ट ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वे एक सरकारी एजेंसी की तरह काम करें और भारत से जुड़ी हर रिपोर्ट सीधी ब्रिटिश सरकार को भेजें। उनकी वो जो अनियंत्रित कॉर्पोरेट आजादी थी, वो दौर खत्म हो रहा था। तो लंदन से लगाम कसनी शुरू हो गई थी। लेकिन भारत में जमीन पर इस नियंत्रण को लागू कौन करता? यहीं पर शायद इस एक्ट का सबसे बड़ा प्रशासनिक बदलाव आता है। हाँ, और वो बंगाल से शुरू हुआ, क्योंकि बंगाल ही उस समय भारत में ब्रिटिश शक्ति का केंद्र था। तो उन्होंने सबसे पहले वहीं की व्यवस्था को बदला। बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, और इस पद पर पहले बैठे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ये सिर्फ एक नाम का बदलाव था या इसके पीछे कोई बड़ा मकसद था? नहीं, ये बहुत प्रतीकात्मक था। गवर्नर शब्द से लगता है जैसे किसी व्यापारिक चौकी का प्रमुख, लेकिन गवर्नर जनरल ये सुनते ही एक साम्राज्य के प्रशासक की छवि बनती है।
तो इस एक बदलाव ने अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा को साफ कर दिया। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा पेंच था। पेच वो क्या था? गवर्नर जनरल को सारी ताकत नहीं दी गई। अच्छा। वो पेंच थी एक कार्यकारी परिषद, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों वाली ये काउंसिल बनाई गई। कागज पर तो इसका काम था मदद करना, लेकिन असल में ये उन पर नजर रखने के लिए थी, एक चेक एंड बैलेंस। बिल्कुल, इसे उनकी शक्ति पर एक नियंत्रण के रूप में डिजाइन किया गया था। विचार तो बहुत अच्छा था कि कोई एक व्यक्ति तानाशाह न बन जाए, लेकिन यह हकीकत में एक बुरे सपने जैसा साबित हुआ। ऐसा क्या हुआ? वॉरेन हेस्टिंग्स और उनकी काउंसिल के बीच की लड़ाई तो इतिहास में मशहूर है। काउंसिल के 4 में से 3 सदस्य हेस्टिंग्स के कट्टर विरोधी थे। तो होता यह था कि हेस्टिंग्स को प्रस्ताव लाते और काउंसिल उसे 3-1 के बहुमत से खारिज कर देती। अरे, मतलब गवर्नर जनरल के हाथ पूरी तरह से बंधे हुए थे। पूरी तरह से प्रशासन लगभग ठप पड़ गया था। तो एक तरह से संसद ने कंपनी का भ्रष्टाचार सुलझाने के लिए एक और समस्या खड़ी कर दी थी, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सत्ता के लिए लगातार खींचतान चलती रहती थी। वाह, मतलब जिसे नियंत्रण के लिए बनाया वही टकराव का कारण बन गया। लेकिन इस एक्ट में सिर्फ बंगाल में ही बदलाव नहीं किए, इसका असर तो पूरे भारत पर पड़ा होगा। बॉम्बे और मद्रास का क्या हुआ? हाँ, ये एक और बहुत बड़ा कदम था। इस एक्ट के तहत बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। मतलब अब एक बॉस था कलकत्ता में। हाँ, अब कलकत्ता में एक सेंट्रल कमांड थी, खासकर विदेश नीति और युद्ध के मामलों में। इसने उस दौर का अंत कर दिया जब तीनों प्रेसिडेंसी वो एक दूसरे से आजाद होकर काम करती थी, और कभी-कभी तो एक दूसरे के खिलाफ भी काम करती थी। बिल्कुल। तो ये भारत में ब्रिटिश शासन के केंद्रीकरण की दिशा में एक निर्णायक कदम था। अब एक दुश्मन से लड़ने के लिए 3 अलग-अलग सेनाएं नहीं थी, बल्कि एक एकीकृत रणनीति होती थी। तो अब हमारे पास एक गवर्नर जनरल है जो अपनी ही काउंसिल से लड़ रहा है, और एक केंद्रीकृत कमान है। लेकिन यहाँ एक चीज गायब लग रही है, कानून। शासन बिना न्याय प्रणाली के कैसे चल सकता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इस एक्ट ने इसका भी समाधान किया। इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये भारत के लिए एक क्रांतिकारी कदम क्यों था? अदालतें तो पहले भी थी, है ना? थी, लेकिन वो कंपनी के प्रशासन का ही हिस्सा थी। ये पहली बार था जब एक ऐसी औपचारिक न्यायिक संस्था बनी जो कंपनी के कार्यकारी प्रशासन से, मतलब गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल से सैद्धांतिक रूप से स्वतंत्र थी। अच्छा, मतलब सत्ता का एक अलग स्तंभ, न्यायपालिका बनाया जा रहा था। हाँ, ये भारत में कानून के शासन या रूल ऑफ लॉ की अवधारणा को लाने का एक प्रयास था। कम से कम कागज पर तो यही था। कागज पर तो ये बहुत साफ लगता है, पर क्या असल में ऐसा काम कर रहा था? एक सुप्रीम कोर्ट जो गवर्नर जनरल से आजाद है और एक काउंसिल जो उसके खिलाफ वोट कर सकती है, इसमें तो टकराव की पूरी गुंजाइश दिखती है। और टकराव हुआ भी, बहुत भयंकर टकराव हुआ। सबसे बड़ा सवाल ये था कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र वो कहां तक है। क्या वो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के फैसलों पर भी सुनवाई कर सकता है? क्या वो भारतीय जमींदारों पर मुकदमे चला सकता है? ये सब साफ नहीं था। बिल्कुल साफ नहीं था। और इसने आने वाले सालों में गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक बड़ी लड़ाई को जन्म दिया। फिर से एक अच्छी सोच ने एक नई समस्या पैदा कर दी। मतलब हर तरफ सत्ता का संघर्ष चल रहा था, और इसी संघर्ष के बीच इस एक्ट ने उस चीज पर भी वार किया जो इन सारी समस्याओं की जड़ थी, भ्रष्टाचार। हाँ, और ये शायद इस एक्ट का सबसे जरूरी हिस्सा था। कंपनी के कर्मचारियों पर 2 बातें सख्ती से बैन कर दी गईं। पहला, वे कोई भी निजी व्यापार नहीं कर सकते थे। ये इतनी बड़ी समस्या थी? बहुत बड़ी। कंपनी के कर्मचारी अपने आधिकारिक पद का इस्तेमाल करके अपना खुद का व्यापार करते थे। वो कंपनी के जहाजों पर अपना माल भेजते, कंपनी के नाम पर टैक्स बचाते और रातों रात अमीर हो जाते, जबकि कंपनी खुद दिवालिया होने की कगार पर थी। और दूसरा प्रतिबंध क्या था? दूसरा प्रतिबंध था कि वो स्थानीय लोगों से कोई उपहार या रिश्वत स्वीकार नहीं कर सकते थे। हमारे सोर्सेज में से निजी लाभ के खिलाफ एक लोहे की दीवार कहा गया है। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मतलब भ्रष्टाचार क्या इतना ज्यादा था? जरूरत से कहीं ज्यादा। आप सोचिए, रॉबर्ट क्लाइव जैसे लोग जब भारत से वापस ब्रिटेन जाते थे तो वे नवाब कहलाते थे, नाबॉब। उनके पास इतनी दौलत होती थी कि वे संसद की सीटें खरीद लेते थे, ब्रिटेन की राजनीति को प्रभावित करने लगे थे। तो ब्रिटेन में आम लोग हैरान थे कि एक कंपनी का क्लर्क भारत जाकर इतना अमीर कैसे हो गया। बिल्कुल, यही खुला भ्रष्टाचार
इस एक्ट के पीछे का सबसे बड़ा राजनीतिक दबाव था। सरकार ये संदेश देना चाहती थी कि भारत अब किसी की व्यक्तिगत जागीर नहीं है। तो अगर हम पीछे हटकर इस पूरी तस्वीर को देखें तो एक नया ढांचा खड़ा किया गया था, एक तरह का पिरामिड बनाया गया। हाँ, एक पिरामिड। इसमें सबसे ऊपर थी ब्रिटिश सरकार, जो संसद के जरिए नियंत्रण कर रही थी। और उसके ठीक नीचे? उसके नीचे थे लंदन में बैठे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो अब सिर्फ एक कंपनी बोर्ड नहीं थे, बल्कि सरकार को रिपोर्ट करने वाली एक एजेंसी बन गए थे। फिर आते हैं भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल के साथ। हाँ, और उनके समानांतर लेकिन स्वतंत्र रूप से काम कर रहा था सुप्रीम कोर्ट। और सबसे नीचे थे बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर, जो अब बंगाल को रिपोर्ट करते थे। ये अधिनियम निस्संदेह भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक राज्य का खाका था, उसका ब्लूप्रिंट था। एक ऐसी केंद्रीकृत प्रणाली की नींव जो अगले 150 सालों तक चलती रही और जिसने भारत पर ब्रिटिश राज की पूरी संरचना को आकार दिया। तो आज की चर्चा का जो मुख्य सार है वो ये है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वो निर्णायक मोड़ था, जब एक व्यापारिक उद्यम उसे औपचारिक और कानूनी रूप से संसदीय निगरानी के तहत शाही प्रशासन का एक उपकरण बना दिया गया। हाँ, मुनाफे से शासन की ओर एक निश्चित बदलाव। बिल्कुल। इसने शक्ति की एक नई संरचना स्थापित की, जिसमें एक कार्यकारी परिषद और एक सर्वोच्च न्यायालय जैसे नियंत्रण के तंत्र थे। लेकिन एक सोचने वाला सवाल ये रह जाता है कि जब सत्ता के ये अलग अलग केंद्र, गवर्नर जनरल, उनकी परिषद और नया न्यायालय, जब ये एक दूसरे से टकराते होंगे तो अंतिम फैसला किसका होता होगा? इस एक्ट ने एक प्रणाली तो बनाई, लेकिन साथ ही भारतीय धरती पर भविष्य के सत्ता संघर्षों के बीज भी बो दिए। ये सवाल कि असली बॉस कौन है, ये आने वाले दशकों तक ब्रिटिश भारतीय राजनीति को परिभाषित करता रहेगा।